हेलो, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका L&T एजुकेशन में। हम राजस्थान पॉलिटी, हमने इस चैनल पर शुरुआत की राजस्थान पॉलिटी की, और उसकी 4 वीडियोज हम कंप्लीट कर चुके हैं। राजस्थान पॉलिटी में अभी तक हमारा एक टॉपिक राज्यपाल वो कंप्लीट हुआ है, और दूसरा टॉपिक चल रहा है राज्य विधानमंडल। विधानमंडल की कल एक क्लास हुई थी, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, राज्य विधानमंडल की। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कल हमने राज्य विधानमंडल के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं कि संविधान में क्या बताया गया है आदि के बारे में डिस्कस किया था। संविधान में आर्टिकल 168 राज्य विधानमंडल की बात करता है। संविधान में आर्टिकल 168 राज्य विधानमंडल की बात करता है। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आर्टिकल 168 ये बोलता है राज्य में एक विधानमंडल होगा, और विधानमंडल किस किस से मिलकर बनता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधान परिषद और राज्यपाल, इनसे मिलकर विधानमंडल बनता है, ठीक है। हमने देखा था कि विधान परिषद आर्टिकल 169, इसमें विधान परिषद के गठन के लिए और उसकी समाप्ति के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। हमने देखा कि विधान परिषद को गठन को अंतिम मंजूरी या फिर उसकी समाप्ति को अंतिम मंजूरी कौन देता है? संसद विधान परिषद का गठन करती है। संसद विधान परिषद का गठन करती है और उसकी समाप्ति करती है, उत्सादन करती है। उत्सादन करती है या समाप्त करती है विधान परिषद को। किसे? विधान परिषद को। 169, आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग, कल हमने देख लिया था, ठीक है। राज्य विधानमंडल आर्टिकल 168 में संविधान में प्रावधान किया गया है, विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनती है। राज्य विधानमंडल में जो विधान परिषद है इसका गठन संसद करती है, ठीक है। उसका गठन भी संसद करती है और उसको समाप्त भी संसद करती है। कल हमने देखा था कि भारत में केवल 6 राज्यों ने द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई। तो वो 6 राज्य कौन कौन से थे? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य है जिनमें भारत में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई है। राजस्थान के बारे में हमने देखा था कि राजस्थान में एकल सदन व्यवस्था यानी केवल विधानसभा है। द्विसदन का मतलब वह राज्य जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। राजस्थान में केवल विधानसभा है, इसलिए राजस्थान एकल सदनीय व्यवस्था अपनाता है, ठीक है। कल हमने ये चीजें देखी थी। हमने देखा था आर्टिकल 169 में संसद विधान परिषद का गठन करती है, और आर्टिकल 170 में हमने देखा था विधानसभा की संरचना। और विधानसभा की संरचना में हमने क्या देखा था कि विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो कितने हो सकते हैं? भारत में किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। और अगर बात करें न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। मतलब 60 से कम लोग किसी विधानसभा में नहीं होंगे, ऐसा संविधान में बताया गया है। फिर आर्टिकल 171 की बात करें तो आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना की बात करता है। किसकी? विधान परिषद की संरचना। अगर मैं आपको एक बार शॉर्ट रिवाइज करवाऊं तो देखो, हमने देखा आर्टिकल 168, इसमें राज्य विधानमंडल का प्रावधान है। राज्य विधानमंडल, ठीक है। आर्टिकल 169 यह गठन विधान परिषद के गठन और उत्सादन की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 170, ये क्या बोलता है? विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना,
ठीक है। विधानसभा की संरचना हमने देखा था कि किसी भी राज्य को, जैसे हमने कल राजस्थान के बारे में देखा था कि अगर किसी भी राज्य को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाए, अगर किसी भी राज्य को जनसंख्या के अनुपात में छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाए और एक निश्चित अनुपात में बांट दिया जाए, निश्चित अनुपात में निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है और वहां की जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है। किसका चुनाव करती है? विधानसभा के सदस्य का। हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा के सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव कौन करती है? राज्य की जनता करती है, उस निर्वाचन क्षेत्र की जनता करती है। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि राज्य में, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं या फिर 200 सदस्य हैं। राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य हैं। तो ये 200 निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया था। अब बात करें आर्टिकल 171 की। इसमें क्या है? इसमें है विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना। हमने बोला, मैंने बताया था आपको कि विधान परिषद में सदस्य कितने होते हैं। तो जैसे कोई राज्य है, उस राज्य की विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उसका एक तिहाई, किसी राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसका एक तिहाई विधान परिषद की संरचना होती है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 40 सदस्य, न्यूनतम 40 सदस्य, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? एक तिहाई। किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उस राज्य की विधानसभा का एक तिहाई उस राज्य में विधान परिषद की संख्या होती है। ठीक है। और अगर बात करें न्यूनतम संख्या, तो 40 सदस्य किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम होते हैं। विधानसभा में तो न्यूनतम 60 होते हैं और विधान परिषद में न्यूनतम 40 होते हैं। विधानसभा में अधिकतम 500 लोग हो सकते हैं, 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन विधान परिषद में अधिकतम एक तिहाई, विधानसभा का एक तिहाई हो सकता है। ठीक है, ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल 172, इसमें क्या देखा था? इसमें हमने देखा था सदनों का कार्यकाल। आर्टिकल 172 में हमने क्या देखा था? सदनों का कार्यकाल। तो सदनों का कार्यकाल कैसे, हमने डिस्कस कर लिया था। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विधान परिषद का कार्यकाल कोई कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। लेकिन इसके सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जबकि विधानसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि इसका विघटन संभव है। समझ आया? अब आर्टिकल 172 हमने देखा। उसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 173। आर्टिकल 173 इसमें क्या है? योग्यता। कौन व्यक्ति है जो विधानमंडल का सदस्य बन सकता है? विधानमंडल का सदस्य बन सकता है। योग्यता, विधानमंडल का सदस्य बनने की क्या योग्यता है? आर्टिकल 173। ठीक है, तो योग्यता क्या होती है विधानमंडल के सदस्य बनने की? पहले तो उम्र का बता दो मुझे एक बार, आयु। विधानसभा की बात करें, अगर विधानसभा की बात करें तो मैंने बताया था कि अगर व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, यदि व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो वह विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो विधान परिषद का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये हमने कल देख लिया था। चलते हैं, अब आज जो पढ़ना है हमको, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। ये तो आपको पता है कि विधानसभा में अध्यक्ष
और सभापति सॉरी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, वहीं विधान परिषद में इनको सभापति और उपसभापति कहा जाता है। ठीक है। विधानसभा, आर्टिकल 178। ये मैंने यहाँ पे स्लाइड इसलिए बनाई है क्योंकि 4 आर्टिकल जो विधानसभा के हैं और 4 आर्टिकल विधान परिषद के हैं। ये लगभग सेम आर्टिकल है, मतलब इनमें जो बात कही गई है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मैं एक साथ इनको 4 दूनी 8 आर्टिकल अपन एक साथ समझ लेंगे। अब है आर्टिकल 178। ठीक है, आर्टिकल 178 ये किसकी बात करता है? मैंने ऊपर लिखा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक टॉपिक है। ओके, तो विधानसभा में होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष मैंने लिखा आर्टिकल 178। आर्टिकल 178 में क्या है? चुनाव। किसका चुनाव है? आर्टिकल 178 में क्या है? चुनाव। तो किसका चुनाव? अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का। तो कोई व्यक्ति अगर विधानसभा का अध्यक्ष बनता है या फिर उपाध्यक्ष बनता है तो उसका चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधानसभा के सदस्य अपनों में से ही विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 178 क्या बात करता है? विधानसभा के सदस्यों का चुनाव की। आर्टिकल 178 क्या बात करता है? विधानसभा के सदस्यों के चुनाव की। ठीक है, और चुनाव कैसे होगा? विधानसभा के सदस्य अपने जो सदस्य चुन के आते हैं विधानसभा में, उन्हीं में से ही किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और किसी एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये बात है। अच्छा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना होता है कार्यकाल? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, अध्यक्ष विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। लेकिन एक बात याद रखना कि जो अध्यक्ष होता है, जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल विधानसभा के विघटन के बाद में समाप्त नहीं होता। समझ रहे हो कि अपन ने अभी बताया था कि विधानसभा अस्थायी सदन है, मतलब विधानसभा का विघटन हो सकता है। अगर विधानसभा का विघटन होता है, समझ रहे हो, अगर विधानसभा का विघटन होता है तो उसके साथ में अध्यक्ष का पद समाप्त नहीं होगा। ठीक है, विधानसभा के विघटन के साथ में अध्यक्ष का पद समाप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो जो अगली विधानसभा विघटन के बाद में जो नई विधानसभा आती है चुन के, तो उसके पहले तक ये पद पे बने रहते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर विघटन हो जाता है विधानसभा का तो जो नेक्स्ट विधानसभा चुन के आती है उससे जस्ट पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है आर्टिकल 179। आर्टिकल 179 क्या कहता है? अगर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो, यदि पद रिक्त हो, पद त्याग हो और उन्हें पद से हटाया जाना हो, किसकी बात कर रही ये? आर्टिकल 178 178 या 179 किसकी बात कर रहा है? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। तो 179 क्या बोलता है? यदि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है या पद उन्होंने पद त्याग दिया है या उन्हें पद से हटा दिया गया है, तो जो पद से हटाया गया है आर्टिकल 179 के तहत में, किसको? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, जिसका प्रावधान संविधान में किया गया है। तो देखो, यदि पद रिक्त है, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है, कब हो सकता है पद रिक्त? विधानसभा सदस्य नहीं रहता, किसी भी समय त्याग पत्र दे सकता है। देखो, अलग अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति है वो विधानसभा अध्यक्ष है, तो उसका पद रिक्त कब हो सकता है? ये अभी सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा था। अभी आरपीएससी का हाल ही में एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें ही पूछा था कि यदि कि कोई विधानसभा अध्यक्ष अपना पद पर कब नहीं रहता, मतलब कोई व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष है वो अपने पद पर कब नहीं रहता, तो एक ही शर्त है, जब उसने पद त्याग दिया हो। यदि वे विधानसभा का सदस्य ही नहीं है तो विधानसभा अध्यक्ष कैसे रहेगा? भाई, विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा का सदस्य होता है। अगर वो विधानसभा का सदस्य ही नहीं रहा तो विधानसभा अध्यक्ष नहीं रह पाएगा। तो पद रिक्त कब होगा? जब विधानसभा का सदस्य नहीं रहता। पहली चीज तो ये। दूसरा, त्याग पत्र। आपने देखा आज ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि विधानसभा के अध्यक्ष के त्याग पत्र के बारे में संविधान के किस उल्लेख में, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 179 में। यदि विधानसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र दे, पहले तो ये बता दो कि विधानसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र कैसे देता है? विधानसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र कैसे देता है? ये आपस में त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है और विधानसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। ठीक है,
विधानसभा का अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा और उपाध्यक्ष त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो किसी भी समय त्याग पत्र दे सकता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे सकता है। दो चीज अभी तक देखी आर्टिकल 179 में। एक चीज क्या थी कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसका उसका पद रिक्त कब हो सकता है, तो कब होगा, जब वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहा। ठीक है, दूसरी बात ये कि किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन त्यागपत्र किसको देगा, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। अब है हटाया जाना। विधानसभा के अध्यक्ष को कैसे पद से हटाते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष को कैसे पद से हटाते हैं, तो जो विधानसभा है उसके जो तत्कालिक सदस्य है के बहुमत से विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन्हें पद से कैसे हटाया जाएगा। जो विधानसभा है उसके जो तत्कालीन सदस्य हैं उनके बहुमत से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना कि विधानसभा के अध्यक्ष को पद पर किस रीति से हटाया जा सकता है, किस रीति से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है किस रीति से विधानसभा के अध्यक्ष को अपने पद से हटाया जाता है। कैसे हटाएंगे, जो विधानसभा के तत्कालीन सदस्य है उनके बहुमत द्वारा, विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा प्रस्ताव, ये क्या है, 14 दिन पूर्व लाया जाएगा कि यदि विधानसभा का कोई अध्यक्ष है उसे पद से हटाना है, या विधानसभा का उपाध्यक्ष है उन्हें पद से हटाना है, तो दोनों ही कंडीशन में उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। कि जैसे कोई अभी वर्तमान में 16वीं विधानसभा में राजस्थान में जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी जी, अगर इनको किसी कारणवश पद से हटाना हो तो उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देती है, उसके बाद में विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आर्टिकल 179, इसमें क्या क्या बात है, हटाना, पद रिक्त कब हो सकता है, तीसरा क्या था, त्याग पत्र किसको दे सकता है, तो त्याग पत्र एक दूसरे को आपस में त्याग पत्र दे लेते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 180, आर्टिकल 180 ये क्या बात करता है कि अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने की उपाध्यक्ष तथा अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 180 ये क्या कह रहा है कि अध्यक्ष के पद, मतलब कोई व्यक्ति अध्यक्ष है, कोई व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष है, ठीक है, अब ये किसी कारणवश या तो पद रिक्त है या अनुपस्थित है, ठीक है, तो उसके जो कर्तव्य है उनका पालन करने के लिए या तो उपाध्यक्ष की या कोई जो, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो किसी अन्य व्यक्ति की क्या शर्तें हैं, क्या शक्तियां हैं, तो उसके बारे में आर्टिकल 180 बात करता है। कोई व्यक्ति यदि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, तो कोई व्यक्ति अगर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करता है विधानसभा की, तो उसके बारे में आर्टिकल 180 में बताया गया है। ठीक है, ठीक है। अध्यक्ष, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है, ध्यान रखना दो बातें हैं, पद रिक्त और अनुपस्थित। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है, यदि विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त है तो विधानसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। लेकिन यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, अध्यक्ष का पद भी रिक्त है, उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, तो कोई व्यक्ति, विधानसभा के 200 सदस्य होते हैं उनमें से कोई व्यक्ति विधानसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कोई व्यक्ति विधानसभा से उसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन वो व्यक्ति कौन होगा, यदि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पद रिक्त हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम कौन करेगा, विधानसभा का कोई सदस्य करेगा, ये तो हमें पता है, लेकिन वो व्यक्ति कौन होगा, राज्यपाल तय करेगा। ठीक है, राज्यपाल तय करेगा कि यदि अध्यक्ष भी नहीं है और अध्यक्ष का पद रिक्त है, उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, तो कोई व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा, और वो व्यक्ति कौन होगा, यह तय कौन करेगा, राज्यपाल तय करेगा, राज्यपाल तय करेगा यदि पद रिक्त है तो। ठीक है, अगर बात करें अनुपस्थित है तो, कि पद रिक्त नहीं है, वो पद पर है लेकिन वो अनुपस्थित है,
यदि विधानसभा अध्यक्ष किसी कारणवश अपने पद पर अनुपस्थित है तो उसके कार्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कोई व्यक्ति, यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। और ये तय कौन करेगा? विधानसभा की प्रक्रिया नियमों में, विधानसभा की जो प्रक्रिया है उसके संचालन के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अनुपस्थिति में कार्यों का निर्वहन करेगा। दो बातें हैं, पद रिक्त है तो राज्यपाल तय करेगा। यदि पद रिक्त है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राज्यपाल तय करेगा विधानसभा के सदस्यों में से कौन अध्यक्षता करता है। लेकिन यदि अनुपस्थित है तो विधानसभा की जो प्रक्रिया चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार किसी एक व्यक्ति को कार्य निर्वहन किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। अब आर्टिकल 181 क्या है? इसमें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन तो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। किसकी बात चल रही है? मैंने बताया था कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात चल रही है। 181 क्या बोल रहा है कि हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन, यदि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को हटाने का प्रस्ताव ला दिया गया। मैंने बताया था कि 14 दिन की पूर्व सूचना, 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ऐसा कोई संकल्प या ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाता है, या प्रस्ताव लाया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है और सूचना देने के बाद में संकल्प लाया जाता है और वो संकल्प विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, पारित हो। यदि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाया जाना है तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। उसके बाद में जो प्रस्ताव आता है वो विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, ये बात होगी। लेकिन आर्टिकल 181 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 181 बोल रहा है कि यदि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव, ऐसा संकल्प लाया हुआ है तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। कौन पीठासीन अधिकारी नहीं होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसमें क्या बात है? पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। इस कंडीशन में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया गया है और वह पीठासीन अधिकारी नहीं है तो इस सिचुएशन में वह कौन, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सामान्य मत दे सकता है, सामान्य मत दे सकता है। कार्यवाही, जो विधानसभा की कार्यवाही होती है उसमें भाग ले सकता है। ठीक है, सामान्य मत दे सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। ध्यान रखना, यदि किसी व्यक्ति या किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध उनको हटाने का प्रस्ताव विचार में है तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब वह पीठासीन अधिकारी नहीं है तो वह सामान्य मत दे सकता है, क्योंकि विधानसभा का सदस्य तो अभी तक है, क्योंकि पद से हटा नहीं है। जब पद से हटा नहीं है तो सामान्य सदस्य है तो सामान्य मत दे सकता है, लेकिन और उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। हम विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं, जब विधानसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो कि विधानसभा अध्यक्ष जो होता है, जो सदन का मुखिया होता है, वो जब सामान्य मत या प्रथम जो मत होता है वो नहीं देता। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है सदन में कि दोनों तरफ से बराबर मत हो जाते हैं, जब बराबर मत हो जाते हैं सदन में तो निर्णायक मत कौन देगा? विधानसभा का अध्यक्ष देगा। जब सामान्य स्थितियों की बात करें तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत देता है बराबर की स्थिति में, प्रथम मत या साधारण मत नहीं देता। लेकिन जब बात करें कि उसके खिलाफ
उसको हटाने का प्रस्ताव विचार में हो, जब वह पीठासीन अधिकारी नहीं हो, तो वह सामान्य मत दे सकता है लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, यदि पीठासीन नहीं है, उसको हटाने का प्रस्ताव विचार में है, तो वह निर्णायक मत नहीं देगा, सामान्य मत दे सकता है। लेकिन यदि वह सामान्य स्थिति में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है, तो वह सामान्य मत नहीं देगा, निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। हमने अभी विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में और उपाध्यक्ष के बारे में देखा। ठीक है, कि आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है। तो चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 179 में देखा था कि पद रिक्ति, तो पद रिक्ति कब होती है विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की? जब वह सदन का सदस्य ना हो, जब उसकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई हो, तो वह विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा, उसका पद रिक्त हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या? पद त्याग की, कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। और तीसरी बात थी उन्हें हटाने की। तो हटाने के लिए 14 दिन पूर्व उनको सूचना देनी होगी, और सूचना देने के बाद में विधानसभा तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटा देती है। ठीक है, ये था आर्टिकल 179 में। आर्टिकल 180 में क्या है कि यदि पद रिक्ति हो गई या पद से अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? ठीक है, आर्टिकल 180 में। आर्टिकल 189, तो आर्टिकल 189 में क्या है, सॉरी आर्टिकल 181, आर्टिकल 181 में क्या है कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में लाया गया है या फिर विचार में है, तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। और यदि वह पीठासीन अधिकारी नहीं होता, तो वह निर्णायक मत नहीं दे सकता, केवल सामान्य मत दे सकता है। ठीक है, ये अपन ने अभी तक पढ़ा है। विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो मैंने ये सीरीज इसलिए बनाई थी कि क्योंकि दोनों में सेम बातें हैं। अब आते हैं विधान परिषद पर। विधान परिषद में कौन होता है? सभापति या उपसभापति। जैसे विधानसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, वैसे विधान परिषद में सभापति या उपसभापति होता है। तो आर्टिकल 182, आर्टिकल 182, तो आर्टिकल 182 वही करेगा जो आर्टिकल 178 करता है। चुनाव किसका चुनाव करेगा? सभापति और उपसभापति का। तो विधान परिषद के सदस्यों में से ही इसका चुनाव किया जाता है। अब आर्टिकल 183, तो 183 में क्या है? विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की यही बातें हैं सेम। पद रिक्ति, पद त्याग और हटाया जाना। पद रिक्ति, पद रिक्ति, पद त्याग और हटाया जाना, और हटाया जाना। आर्टिकल 183 में क्या है? विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति, पद त्याग और हटाया जाना। ठीक है, आर्टिकल 184 में क्या है? जो विधान सभा में अपन ने पढ़ा था कि कोई अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष उसके कार्यों का निर्वहन करेगा, और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो कोई अन्य व्यक्ति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। ठीक वैसे ही सभापति अनुपस्थित है तो उपसभापति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा, और यदि उपसभापति अनुपस्थित है कोई अन्य व्यक्ति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। ये बात किसमें है? आर्टिकल 184 में। अनुपस्थिति या पद रिक्ति, अनुपस्थिति या पद रिक्ति की अवस्था। ठीक है, अब आर्टिकल 185, आर्टिकल 185 ये ठीक वही है, पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? सभापति और उपसभापति पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। जैसे विधानसभा में डिटेल से देखा था कि यदि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं है, तो निर्णायक मत नहीं दे सकते, सामान्य मत दे सकते हैं। ठीक वैसे ही विधान परिषद के सभापति और उपसभापति आर्टिकल 185 के अकॉर्डिंग यदि पीठासीन अधिकारी नहीं है, तो निर्णायक मत नहीं दे सकते, केवल सामान्य मत दे सकते हैं। निर्णायक मत नहीं दे सकते, केवल सामान्य मत दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। त्याग पत्र अपन ने देख लिया था कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। ठीक वैसे ही सभापति उपसभापति को त्याग पत्र देता है। सभापति उपसभापति को त्याग पत्र देता है। ठीक है, अपन ने देख लिया था
14 दिन पूर्व सूचना लाई जाती है विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए। ठीक वैसे ही विधान परिषद के सभापति और उप सभापति को पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। वही बातें है सेम। चलते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 185 तक हमने देख लिए। ठीक है, आर्टिकल 185 तक हमने देख लिया। अब आर्टिकल 186, इसमें क्या है? वेतन भत्ते। आर्टिकल 186 इसमें क्या है? वेतन भत्ते। तो किसके वेतन भत्ते? विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। आर्टिकल 186। तो विधानसभा और विधान परिषद के सभापति या उपसभापति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते कौन तय करेगा? विधानमंडल तय करेगा। कौन तय करेगा? विधानमंडल तय करेगा। और दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख है। कौन तय करेगा? विधानमंडल तय करेगा। और अनुसूची 2 जो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान की 12 अनुसूची है, उसमें से जो दूसरी अनुसूची है इसमें वेतन भत्तों की बात कही गई है। किसकी? वेतन भत्तों की। और जो तीसरी अनुसूची है इसमें शपथ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? शपथ का उल्लेख। संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? शपथ का। और दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख है। ठीक है, तो हमने बताया कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में वर्णित है। कब तक? जब तक विधानमंडल इस संबंध में कोई नियम नहीं बना देता। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 186 के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सभापति या विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के वेतन भत्ते कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल तय करेगा। कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल तय करेगा। राज्य विधानमंडल तय करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर वैसे पूछ ले कि सभापति या उपसभापति के वेतन भत्ते हैं संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है, तो बता दिया अनुसूची 2 में वर्णित है। किस अनुसूची में वर्णित है? अनुसूची 2 में वर्णित है। ठीक है, उम्मीद है ये आर्टिकल 186 वेतन भत्तों वाला आपका कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 187। आर्टिकल 187 सचिवालय की बात करता है। किसका सचिवालय? यदि किसी राज्य में, जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में केवल विधानसभा है तो विधानसभा का सचिवालय होता है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद भी है तो उसका भी सचिवालय होता है। विधान परिषद और विधानसभा दोनों के अलग अलग कर्मचारी होते हैं। सचिवालय के अलग अलग कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो सचिवालय दोनों सदनों की पृथक, प्रत्येक सदन का अलग अलग सचिवालय होता है। आर्टिकल 187, आर्टिकल 187 किसकी बात करता है? सचिवालय की बात करता है। आर्टिकल 187 किसकी बात करता है? सचिवालय की बात करता है। ठीक है, अब आए आर्टिकल 188। आर्टिकल 188 शपथ या प्रतिज्ञान। किसकी शपथ या प्रतिज्ञान? विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य। आर्टिकल 188 विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा। शपथ किसमें वर्णित है? आर्टिकल 188। आर्टिकल 188 में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया संविधान में। संविधान का आर्टिकल 188 विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की शपथ के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 188। अगर बात करूं मैं अनुसूची, तो कौन सी अनुसूची में होगा? अभी हमने डिस्कस किया था कि अनुसूची 2 में वेतन भत्तों की बात कही गई है और अनुसूची 3 में शपथ के बारे में उल्लेख है। संविधान की जो अनुसूची 3 है उसमें शपथ के बारे में उल्लेख है। तो एमएलए या एमएलसी, अपन एमएलए किसको बोलते हैं? विधानसभा सदस्य को अपन एमएलए बोलते हैं। ठीक है, तो जो विधानसभा सदस्य होते हैं उसकी शपथ का उल्लेख संविधान की जो अनुसूची 3 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 188 में है, 188 में। ठीक है, आर्टिकल 193 इसमें क्या है? आर्टिकल 193 यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 के तहत शपथ या प्रतिज्ञा नहीं करता है। पहले तो ये बताओ कि एमएलए एमएलसी
शपथ या प्रतिज्ञान करते हैं, किसके समक्ष करेंगे? यदि कोई व्यक्ति एमएलए चुना जाता है, विधानसभा का सदस्य चुना गया है निर्वाचन में, और वह राज्यपाल या उसके राज्यपाल शपथ दिलवाता है। अगर राज्यपाल नहीं दिलवाता तो कोई प्रतिनिधि नियुक्त करता है, कोई व्यक्ति नियुक्त करता है, और उसके समक्ष सदस्यों को शपथ लेनी होती है। यदि वह कोई सदस्य जो चुना गया है विधानसभा का सदस्य, और राज्यपाल या उसके प्रतिनिधि के समक्ष शपथ नहीं लेता है, तीसरी अनुसूची में वर्णित जो शपथ है वो नहीं लेता है, तो उस व्यक्ति पर आर्टिकल 193 के तहत 500 रुपये का प्रतिदिन जुर्माना लगेगा, यदि वह सदन में प्रवेश कर जाता है, सदन में कार्यवाही में भाग ले लेता है। समझ गए आप बात कि आर्टिकल 188 शपथ की बात करता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए सदन में बैठ जाता है, सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, तो आर्टिकल 193 के तहत 500 रुपये प्रति दिवस का जुर्माना लगता है। आर्टिकल 193 500 रुपये का जुर्माना प्रतिदिन, ठीक है। आर्टिकल 188 शपथ। अब है आर्टिकल 189, ये मतदान या गणपूर्ति। किसका मतदान और गणपूर्ति क्या है? आर्टिकल 189 विधानसभा में मतदान, विधानसभा में मतदान। आर्टिकल 189 विधानसभा में मतदान। यदि विधानसभा में किसी विषय पर मतदान होता है, यदि विधानसभा में किसी विषय पर मतदान होता है, कोई बिल लाया गया और उस पर मतदान करने हैं, और यदि वह बिल बराबर की स्थिति में आ जाता है कि दोनों जो दल है, विपक्ष और पक्ष, दोनों तरफ से उस विधेयक पर, उस बिल पर समान मत पड़ते हैं, बराबर मत हो जाते हैं, तो उस दिशा में जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत दे सकता है। कौन सा मत देगा? निर्णायक मत देगा। कभी कभी लिखा आता है प्रथमतः मत, प्रथमतः। तो जो प्रथमतः होता है ये सामान्य मत की बात करता है, सामान्य मत की बात करता है, सामान्य मत। प्रथमतः का मतलब क्या होता है? सामान्य मत। कि विधानसभा अध्यक्ष सामान्य मत नहीं देता, जब वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो वह निर्णायक मत देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 189 मतदान की बात करता है कि विधानसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। अब है गणपूर्ति। गणापूर्ति ये क्या होता है? कोई सदन है और उसको कार्य संचालन के लिए उसकी बैठक का आह्वान किया गया है, जैसे राजस्थान की विधानसभा है और उसकी बैठक करनी है, तो उस बैठक के लिए जो विधानसभा के 200 सदस्य हैं, उनमें से कितने लोग कम से कम उपस्थित हो कि बैठक का संचालन किया जा सके? किसी सदन की बैठक या उसकी कार्यवाही का संचालन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो जो विधानसभा है, किसी भी राज्य की विधानसभा के जो 10वां हिस्सा है, किसी भी राज्य की विधानसभा का जो 10वां हिस्सा होता है, किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है उसका 10वां हिस्सा, 1/10, 1/10, ठीक है, 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा किसके लिए आवश्यक है? गणापूर्ति के लिए। किसके लिए आवश्यक है? गणापूर्ति के लिए। और गणापूर्ति होने के बाद क्या होगा? कार्यवाही का संचालन, कार्यवाही का संचालन। तो किसी सदन में कार्रवाई करनी है या उसकी बैठक का आयोजन करना है, तो न्यूनतम 1/10 सदस्य या उस राज्य की विधानसभा का 10वां हिस्सा उपस्थित होगा, तभी विधानसभा की बैठक या विधानसभा की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यदि 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वह सदन को स्थगित कर देगा। समझ रहे हो? यदि किसी बैठक में, किसी कार्रवाई में सदन में 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा को स्थगित कर देगा। विधानसभा को स्थगित कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा को स्थगित कौन करता है? विधानसभा को स्थगित कौन करता है? अध्यक्ष करता है। और मैं बात करूं कि विधानसभा का विघटन कौन करता है?
विधानसभा को भंग कौन करता है? विधानसभा को भंग कौन करता है या विधानसभा का विघटन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। विधानसभा का सत्रावसान कौन करता है या फिर विधानसभा के अधिवेशन को कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। सत्रावसान कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधानसभा के सत्र को आहूत कौन करता है? बुलाता कौन है? राज्यपाल बुलाता है। विधानसभा को भंग कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। विधानसभा को भंग राज्यपाल करेगा और विधानसभा को स्थगित अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष विधानसभा को स्थगित करता है। अध्यक्ष विधानसभा को स्थगित करता है। यदि सदन में 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो कार्यवाही का संचालन अधूरा रह जाएगा और इस दिशा में विधानसभा अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है। ठीक है। ये अपना गणापूर्ति 1/10 और मतदान निर्णायक मत देता है। आर्टिकल 189। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब है आर्टिकल 190। आर्टिकल 190 स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 190 स्थानों का रिक्त होना। तो स्थान रिक्त कब होंगे? आर्टिकल 190 स्थानों का रिक्त होना। यदि विधानसभा का जो सदस्य है वो विधान परिषद में चुना जाता है तो सीधी सी बात है दोनों सदनों में तो बैठेगा नहीं, तो उसका एक सदन उसको छोड़ना होगा। ठीक है। तो उस दिशा में पद रिक्त हो जाता है। ठीक है। यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहा, यदि कोई सदस्य अपनी सदस्यता खो देता है, चाहे वो दल बदल के आधार पर हो, चाहे वो दल बदल के आधार पर अपनी सदस्यता खो देता है या जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत अपनी सदस्यता खो देता है तो वह सदन का सदस्य नहीं होगा या फिर उसका पद रिक्त हो जाएगा। आर्टिकल 190। ठीक है। तो आर्टिकल 190 किसकी बात करता है? आर्टिकल 190 किसकी बात करता है? स्थानों का रिक्त होना। ठीक है। मतलब जब वह सदन का सदस्य नहीं होता, विधानसभा सदस्य या विधान परिषद का सदस्य जब सदन का सदस्य नहीं होता तो उसका पद रिक्त हो जाता है, उसका स्थान रिक्त हो जाता है। अब है आर्टिकल 194। 193 अपन ने देख लिया था, 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। ठीक है। क्या था? 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। कब लगेगा 500 रुपये का जुर्माना? यदि विधानसभा या विधानमंडल के सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल या उसके प्रतिनिधि के समक्ष आर्टिकल 188 अनुच्छेद 188 के तहत या संविधान की 30वीं अनुसूची के अनुसार शपथ नहीं लेते हैं तो आर्टिकल 193 के अकॉर्डिंग यदि वो सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं या सदन में बैठते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उन पर 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। अब आर्टिकल 194 इसमें क्या है? विशेषाधिकार। किसके विशेषाधिकार? आर्टिकल 194 ये मैंने पहले ही इसलिए लिख दी क्योंकि मेरे से स्पीड में लिखता हूं तो मेरी राइटिंग नहीं बैठती। ठीक है। आर्टिकल 194 विशेषाधिकार। किसके विशेषाधिकार? सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार। आर्टिकल 194 इसमें वह विशेषाधिकारियों की बात है। शक्ति, स्वतंत्रता और अधिकार। किसके अधिकार? विधानसभा या विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार। ठीक है। तो अधिकारों का पहली बात तो कि जिम्मेदारी कौन है, मतलब अधिकारों का निर्वहन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कौन जिम्मेदार होता है? तो जिम्मेदारी लेता है अध्यक्ष या सभापति। या अगर विधानसभा की बात हो तो अध्यक्ष और विधान परिषद की बात हो तो सभापति। सदस्यों के विशेषाधिकारों का पालन होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? विधानसभा के अध्यक्ष की होती है। या विधान परिषद की बात हो तो विधान परिषद के सभापति की जिम्मेदारी होती है। विशेषाधिकार तो कौन से विशेषाधिकार? आप किसकी रक्षा करते हो? जैसे सदन में आपने देखा होगा कि विधानसभा में जब कार्रवाई होती है या फिर जब मतदान होता है तो माननीय सदस्य अपना वक्तव्य देते हैं और जो व्यक्ति या फिर जो सदस्य सदन में बोलते हैं वो उसके लिए स्वतंत्र होते हैं, तो उसको बोलते हैं वाक्य की स्वतंत्रता। जो विधान मंडल के जो सदस्य होते हैं,
सदन में जो अपना अपनी बात रखते हैं उसकी उनको स्वतंत्रता होती है। तो जो आर्टिकल 194 विशेषाधिकारियों की बात कर रहा है, वो कौन से विशेषाधिकार है सदन में? वाक की स्वतंत्रता, सदन में कुछ भी बोल सकते हैं, माननीय सदस्य सदन में जो बोलेंगे उसकी स्वतंत्रता है। यदि कोई गुप्त बैठक हो, यदि विधानमंडल या विधानसभा को गुप्त बैठक करनी हो किसी मुद्दे पर, तो वो भी आर्टिकल 194। और गुप्त बैठक की अनुमति कौन देता है? विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति देगा, विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति देगा। ठीक है। अब आर्टिकल 195, इसमें है वेतन भत्ते। किसके वेतन भत्ते? आर्टिकल 195 में किसके वेतन भत्तों की बात कर रहा है? सदस्यों के, विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते। आर्टिकल 195 कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगा, विधि द्वारा। अनुच्छेद 195 क्या बोलता है कि जो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनके वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते क्या होगा, कितने वेतन भत्ते होंगे, ये तय कौन करेगा? राज्य विधानमंडल तय करेगा। कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा और उस कानून के तहत ये निर्धारित किया जाएगा कि माननीय सदस्यों को कितने वेतन भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वेतन भत्तों के बारे में अपन ने पहले भी एक अनुच्छेद पढ़ा था, कौन सा था? आर्टिकल 186। आर्टिकल 186 इसमें वेतन भत्ते हैं। अनुच्छेद 186 में वेतन भत्ते हैं किसके? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति के, सभापति और उपसभापति के। तो सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते आर्टिकल 186। और आर्टिकल 195 में वेतन भत्ते किसके हैं? विधानसभा के सदस्यों के या विधान परिषद के सदस्यों के। तो कंफ्यूज मत होना। आर्टिकल 185 और आर्टिकल 186। तो आर्टिकल 186 किसकी बात करता है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और सभापति, सभापति या उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते आर्टिकल 186 में है। ठीक है। लेकिन आर्टिकल 195 में किसके वेतन भत्ते हैं? विधानमंडल के सदस्यों को वेतन भत्ते हैं। ठीक है। तो ये तो अपना हो गया था आर्टिकल 195 तक। आर्टिकल 186 और 195, आर्टिकल 186 और आर्टिकल 195। ठीक है। तो 186 किसके वेतन भत्तों की बात करता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति। और आर्टिकल 195 किसकी बात करता है? विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा, इनके सदस्य। आर्टिकल 186 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन भत्तों की बात करता है, जबकि आर्टिकल 195 विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्यों के वेतन भत्तों की बात करता है। ठीक है। अच्छा, जो आर्टिकल 195 है इसके अकॉर्डिंग जो वेतन भत्ते तय किए जाएंगे वो तय कौन करेगा? राज्य विधानमंडल। कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा, विधि द्वारा वेतन भत्ते तय करेगा। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा वेतन भत्ते तय करेगा। लेकिन आर्टिकल 186 के अकॉर्डिंग जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति है इनके वेतन भत्ते कौन तय करेगा? तो तय तो राज्य विधानमंडल ही करेगा, राज्य विधानमंडल ही करेगा। लेकिन जब तक राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना देता तब तक दूसरी अनुसूची के अनुसार, दूसरी अनुसूची, इसका मतलब ये कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
तथा सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में वर्णित है। दूसरी अनुसूची में वर्णित है, और दूसरी अनुसूची में जब तक ही वर्णित है तब तक राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना देता। यदि राज्य विधानमंडल ने कानून बनाकर आर्टिकल 186 के अकॉर्डिंग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते तय कर दिए तो वो मान्य होंगे। दूसरी अनुसूची में वर्णित है, वहां पे केवल राज्य विधानमंडल माननीय सदस्यों के लिए वेतन भत्ते तय करेगा विधि द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 186 और 195 दोनों ही वेतन भत्तों की बात करते हैं। आर्टिकल 186 और आर्टिकल 195 दोनों ही वेतन भत्तों की बात करता है, इस बात को मत भूलना, दोनों ही वेतन भत्तों की बात करता है। ठीक है अच्छा, तीन आर्टिकल और देखते हैं अपन। आर्टिकल 173, आर्टिकल 173 इसमें योग्यता है। आर्टिकल 191 इसमें अयोग्यता है, और आर्टिकल 192 इसमें अयोग्यता का निर्धारण है। अपन विधायिका पढ़ रहे हैं। कल जो हमने राज्य विधानमंडल का जो टॉपिक लिया था, तो उसमें विधानमंडल का एक साधारण निष्कर्ष था कि विधानमंडल होता क्या है, विधान परिषद के सदस्य आते कहां से है, किन राज्यों में द्विसदन है और किन राज्यों में एकल सदन है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, राज्यपाल 1/6 सदस्य करता है, नियुक्त मनोनीत करता है, सॉरी विधान परिषद में मनोनीत करता है राज्यपाल, तो किस आधार पर मनोनीत करता है। हमने बोला था कि सहकारिता हुई, सामाजिक आंदोलन हुए, कला हुई, साहित्य हुआ, विज्ञान हुआ, ये 5 आधार होते हैं। इनके आधार पर राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। ठीक है, तो कल की क्लास थी, लेकिन आज हम जो विधान मंडल के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आर्टिकल है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि उनके वेतन भत्ते क्या होते हैं, कौन तय करता है, ठीक है, शपथ का प्रावधान क्या है, शपथ कैसे कौन दिलाता है, ठीक है, उनकी योग्यता क्या है, अयोग्यता क्या है, कार्यकाल क्या है, आदि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब आर्टिकल 173 इसमें योग्यता, तो किसकी योग्यता की बात कर रहा है, विधानसभा सदस्यों की योग्यता। किसकी बात कर रहा है, ये तीनों आर्टिकल किसकी बात करेंगे, विधानसभा सदस्यों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विधानसभा सदस्यों की बात करेंगे। विधानसभा सदस्यों की बात करेंगे तीनों आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 173 ये योग्यता की बात करता है। किसकी योग्यता, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, विधान परिषद विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। तो योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, यदि व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ता है, यदि व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ता है और उसकी उम्र 25 वर्ष है, या विधान परिषद का चुनाव लड़ता है और उसकी उम्र 30 वर्ष है, तो वह योग्य होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या करते हैं, यदि वह भारत का नागरिक है, यदि वह भारत का नागरिक है तो योग्य होगा। आर्टिकल 173 योग्यता की बात करता है, और किसकी योग्यता की बात करता है, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता की बात करता है। किसकी बात करता है, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता की बात करता है। ठीक है, भारत का नागरिक होगा और आयु 25 या 30 वर्ष हो। दूसरा क्या है कि संसद, अपन ने देखते हैं कि संसद इस संबंध में विधि बना सकती है। संसद आयु 25 वर्ष हो यदि विधानसभा का चुनाव लड़ता है, आयु 30 वर्ष हो यदि विधान परिषद का चुनाव लड़ता है, और वह भारत का नागरिक हो, और अन्य कोई ऐसी रीति, अन्य रीति जो संसद तय करे, जो संसद तय करे, अन्य कोई ऐसी योग्यता जो संसद तय करे, तो वह माननीय सदस्यों की योग्यता होगी। ठीक है, आर्टिकल 191 योग्यता में भारत का नागरिक हो, संसद या विधानमंडल तय कर दे, और उम्र हो 25 या 30 वर्ष। अच्छा, राज्यपाल के लिए कितनी उम्र चाहिए, हमने 4-5 बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। तो राज्यपाल, यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल के लिए चुनाव लड़ता है तो उसकी 35 जो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक हो,
वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बस ये 2 योग्यता है, ठीक है। और विधानसभा के सदस्यों की वह भारत का नागरिक हो, संसद कोई ऐसी योग्यता तय करे या उसकी आयु विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष हो। अब बात करें अगर अयोग्यता की, आर्टिकल 191, आर्टिकल 191 किसकी बात करता है? अयोग्यता की बात करता है। आर्टिकल 191 किसकी बात करता है? अयोग्यता की बात करता है। बार बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे, इतने कोई टिपिकल आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 191 किसकी बात करता है? अयोग्यता की बात करता है। आर्टिकल 173 किसकी बात करता है? योग्यता की बात करता है, ठीक है। मैं बात करूं अयोग्यता की, तो किसकी अयोग्यता? वही विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता, ठीक है। तो क्या अयोग्यता होगी? यहां से थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि अगर भारत का नागरिक है, कि यदि भारत का नागरिक है तो वह योग्य होगा, और यदि भारत का नागरिक नहीं रहा तो, और यदि भारत का नागरिक नहीं रहा तो, नागरिक न हो या वह स्वेच्छा से, या वह स्वेच्छा से अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर ले, नागरिकता ग्रहण कर ले। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहा, या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो वह व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा। तो वह व्यक्ति आर्टिकल 191 के तहत अयोग्य हो जाएगा। तो वह व्यक्ति आर्टिकल 191 के तहत में अयोग्य हो जाएगा, ठीक है, भारत का नागरिक न हो। दूसरी बात क्या है? यदि वह व्यक्ति दिवालिया घोषित हो चुका है, बैंक करप्ट या दिवालिया घोषित हो चुका है, यदि वह व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य है या सदस्य बनने वाला है, वह दिवालिया घोषित हो चुका है, तो वह अयोग्य हो जाएगा। दिवालिया घोषित हो चुका है तो वह अयोग्य हो जाएगा, ठीक है, दिवालिया घोषित हो चुका है। यदि वह, या फिर यदि वह क्या बोलेंगे, विकृत तो शब्द ही ऐसा है, मानसिक विकृत, मानसिक अयोग्य हो जाए, मानसिक रूप से अयोग्य हो जाए, मानसिक विकृति, या फिर न्यायालय उसको ऐसा कुछ घोषित कर दे। यदि वह व्यक्ति भारत का नागरिक न हो, या वह व्यक्ति दिवालिया हो गए हो, या वह व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम हो जाए, या मानसिक रूप से विकृति, उसमें न्यायालय विकृत, मानसिक रूप से विकृत घोषित कर दे, वह व्यक्ति को न्यायालय विकृत घोषित कर दे, तो वह व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो वह व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाएगा। क्या क्या था कि भारत का नागरिक न हो, स्वेच्छा से अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर ले, दिवालिया घोषित कर दे, या मानसिक रूप से अक्षम हो जाए, या मानसिक रूप से अक्षम हो जाए, तो वह व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा। आर्टिकल 191 के तहत अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और अयोग्यता जो अपन राज्यपाल में पढ़ते पढ़ते हैं, और उसको लगभग लगभग पॉलिटी में हर जगह अपन अप्लाई करते हैं। क्या है वो? लाभ का पद ग्रहण कर ले, लाभ के लाभ के पद पर हूं, तो आर्टिकल 191 अयोग्यता, वह लाभ के पद पर हो, वह भारत का नागरिक न रहे, वह भारत का नागरिक न रहे, वह भारत का नागरिक न रहे, ठीक है, वह भारत का नागरिक न रहे, स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता ग्रहण कर ले, दिवालिया घोषित हो जाए, मानसिक रूप से अक्षम हो जाए, तो वह व्यक्ति अयोग्य होगा आर्टिकल 191 के तहत में। और योग्यता आर्टिकल 173, ठीक है। अब आर्टिकल 192, आर्टिकल 192 इसमें क्या है? अयोग्यता का निर्णय। ये स्लाइड इसलिए आई है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि योग्यता, अयोग्यता और अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा। तो योग्यता आर्टिकल 173, अयोग्यता आर्टिकल 191, और योग्यता का निर्धारण कौन करेगा? आर्टिकल 192। तो आर्टिकल 192 अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? अयोग्यता का निर्णय कौन लेगा? यदि मैं बात करूं सांसद महोदय, सांसद महोदय मतलब संसद में जो बैठते हैं, ठीक है। यदि संसद का कोई सदस्य अयोग्य हो जाता है, तो उसकी अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यदि संसद का कोई सदस्य अयोग्य घोषित हो जाता है, तो उसकी अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति उसकी अयोग्यता का निर्णय करेगा, और राष्ट्रपति राष्ट्रीय चुनाव आयोग की सलाह पर
राष्ट्रपति जो भारत का चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति भारत का चुनाव आयोग है, उसकी सलाह पर उस व्यक्ति को आयोग घोषित कर देगा, लेकिन परामर्श लेगा राष्ट्रीय चुनाव आयोग से। परामर्श किससे लेगा? राष्ट्रीय चुनाव आयोग से परामर्श लेगा और उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर देगा। अर्थात संसद में जो लोग बैठते हैं उनकी अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति करता है। तो विधानसभा में जो लोग बैठते हैं, समझना इस बात को, जो विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उसकी अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उनकी अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 192 में अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल निर्णय करता है। कौन करता है निर्णय? राज्यपाल निर्णय करेगा। अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल करेगा, लेकिन सलाह किससे लेगा? सलाह लेगा चुनाव आयोग से। किससे सलाह लेगा? चुनाव आयोग से। सलाह किससे लेगा? चुनाव आयोग से। याद रखना, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि माननीय सदस्यों की या फिर विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय आर्टिकल 192 के तहत कौन करता है? लोग जवाब दे देते हैं चुनाव आयोग करता है। जब चुनाव आयोग करवा रहा है इलेक्शन, तो वही उसकी अयोग्यता का निर्णय करेगा। पर ऐसा नहीं है, अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल करेगा, लेकिन सलाह चुनाव आयोग से लेगा। ठीक है, दोबारा देख लो। आर्टिकल 173 क्या है? योग्यता। आर्टिकल 173 क्या है? योग्यता। आर्टिकल 191 क्या है? अयोग्यता। और आर्टिकल 192 क्या है? अयोग्यता का निर्णय। तो अयोग्यता का निर्णय कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। किसकी सलाह पर करेगा? चुनाव आयोग की सलाह पर। किसकी सलाह पर करेगा? चुनाव आयोग की सलाह पर। चुनाव आयोग तो केवल एक परामर्श देगा, बाकी निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बाकी निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अच्छा, ये जो आर्टिकल है, ये राइटिंग देख के थोड़ा सा मन को मत परेशान करना, खुद को परेशान मत करना। मैं इनका एक पीडीएफ फॉर्म में या फिर अच्छे फ़ॉन्ट जो टाइपिस्ट टाइप करते हैं उस फ़ॉन्ट में भी मैं इनको लेके आऊँगा ना। तो आप एक बार क्लास देख लीजिए, उसके बाद में मैं आपको मंडे को या फिर ट्यूसडे को, मतलब जो फ़ॉन्ट वाइज़ जो पीपीटी होती है उसमें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो इन फ़ॉन्ट को देख के थोड़ा-सा उदास मत होना, ठीक है? आर्टिकल की भी अपने अलग से एक पीडीएफ बना लेंगे, तो एक साथ जब उनका रिवाइज़ करना होगा कभी, तो एक साथ रिवाइज़ कर लिया करेंगे, ठीक है? अच्छा, अच्छा कुछ फैक्ट और लेके आया हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, राजस्थान की विधानसभा के संबंध में कुछ फैक्ट है। अपन ने क्या देखा अभी तक? विधानमंडल देखा, ठीक है? विधानमंडल की विधान परिषद देख ली। विधानसभा लगभग लगभग अपनी पूरी होने वाली है, ठीक है? विधानसभा में क्या शेष है? अभी तक क्या बचा है कि जो विधानसभा है, पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा, ऐसे जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं, 16वीं विधानसभा तक एक क्लास तो इसकी हो जाएगी। पहली से 16वीं विधानसभा, इनके बारे में कुछ फैक्ट है, जैसे कौन अध्यक्ष रहा, मुख्यमंत्री कौन था, विधानसभा के में उपाध्यक्ष कौन रहा, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, इस तरह की एक अलग से क्लास ले आएंगे। विधान परिषद में अपन ने सब कुछ देख लिया है। राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, केवल एक विधानसभा है, तो विधान परिषद अपने लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बाकी जो राज्यपाल जो नियुक्त करता है, सदस्य मनोनीत करता है, या फिर उसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, वो अपन ने देख लिया। जो पहली वीडियो थी उसमें अपन ने देख लिया। तो विधान परिषद तो अपना कंप्लीट हो गया है, विधानसभा चल रहा है। दूसरा एक टॉपिक बचा है, विधानसभा की शक्तियाँ या कार्य। शक्तियाँ या कार्य, ये दो चीजें बची है, ये अपन अलग से देख लेंगे एक वीडियो में। एक तो वीडियो इसकी बचेगी, एक अपना बचा हुआ अभी तक मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। दो वीडियो इसकी आ जाएगी, तो अपने 4 टॉपिक हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद, सॉरी 3 टॉपिक हो जाएंगे। मुख्यमंत्री को अलग कर लेते हैं, तो मंत्रिपरिषद,
विधानमंडल और राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। सॉरी, 4 टॉपिक हो जाएंगे अपने, ठीक है। अच्छा, आज अपने विधानसभा का जो आर्टिकल वाला सेक्शन है वो अपने लगभग देख लिया है। एक पार्ट बचा है, कौन सा? विधेयक वाला। साधारण विधेयक क्या होता है, ठीक है। धन विधेयक क्या होता है, और बजट, या फिर जो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए जो बिल आरक्षित करता है, वो वाला पोर्शन अपना बचा हुआ है। तो अपन इनको जल्दी कर लेंगे पूरा। 1 या 2 वीडियो मुश्किल से राज्य विधानमंडल में लगेंगे, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, फैक्ट पे। विधानसभा में अच्छा, प्रथम विधानसभा कब बनी ये तो पता होगा आपको, कि पहली विधानसभा, पहली राइटिंग का क्या करें, पहली विधानसभा या प्रथम निर्वाचित सरकार या प्रथम निर्वाचित सरकार, इसका गठन कब होता है? मार्च 1952 में। अच्छा, ये भी पूछ लिया है, देखो हर एक लाइन में क्वेश्चन है। राज्य की पहली निर्वाचित सरकार का गठन कब किया गया? मार्च 1952 में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो हर जगह क्वेश्चन है, हर जगह आपको क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप पढ़ते हो तो, ध्यान देते हो तो, ठीक है। कहते हैं ना कि विद्वान व्यक्ति वह है जो ना केवल लाइनों को बल्कि जो लाइनों के बीच में जो गूढ़ अर्थ होता है उसको भी समझ लेता है। तो ठीक वही बात है, अगर आप एक एक लाइन को गौर से देखोगे तो आपको एक एक लाइन में कई सारे क्वेश्चन नजर आएंगे, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पर। राजस्थान की विधानसभा जो उसको पहली निर्वाचित सरकार बनी थी, या फिर राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी वो कब बनी थी? मार्च 1952 में। राजस्थान की पहली विधानसभा कब बनी थी? मार्च 1952 में, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, पहले जो विधानसभा थी उसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। तो सीधी सी बात है, जब विधानसभा 1952 में बन रही है तो अध्यक्ष कब रहेंगे? 1952 में। तो राजस्थान की पहली विधानसभा कब बनी? 1952 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। तो क्वेश्चन वैसे आ जाए कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी जी थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। अच्छा, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। नारी शक्ति जिंदाबाद, ठीक है। कैसे? कि जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री बनी तो नारी शक्ति का प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो विधानसभा अध्यक्ष भी कौन थी उस टाइम पे? सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। तो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, ठीक है। अच्छा, जो विधानसभा है उसमें सर्वाधिक कार्य, जो अध्यक्ष है विधानसभा के, उसमें सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? रामनिवास मिर्धा का। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा? रामनिवास मिर्धा का। रामनिवास मिर्धा का। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा? रामनिवास मिर्धा का। किनका रहा? रामनिवास मिर्धा का। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? रामनिवास मिर्धा का। कैसे रहा था? रामनिवास मिर्धा जी 2 बार विधानसभा अध्यक्ष बने थे लगातार। रामनिवास मिर्धा लगातार 2 विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष बने थे, 1957 से 1962 और 1962 से 1967, ठीक है। लगातार 2 बार विधानसभा अध्यक्ष बने थे। ये दूसरी और तीसरी विधानसभा में अध्यक्ष बने थे। कौन? रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? रामनिवास मिर्धा जी का। अच्छा, न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? समर्थलाल मीणा जी का। न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? समर्थलाल मीणा जी का। और सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? रामनिवास मिर्धा जी का। राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? रामनिवास मिर्धा का, ठीक है। ये पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, ये थोड़ा सा सर्वाधिक कार्यकाल वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। प्रथम उपाध्यक्ष। राजस्थान की जो विधानसभा है उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? राजस्थान की विधानसभा में प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सक्तावत।
प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। राजस्थान की विधानसभा में प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। राजस्थान विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। और पहली महिला उपाध्यक्ष कौन है? तारा भंडारी। 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 पहली महिला उपाध्यक्ष कौन है राजस्थान विधानसभा की? तारा भंडारी। अच्छा, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराज संग्राम सिंह। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराज संग्राम सिंह। राजस्थान की विधानसभा में प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराज संग्राम सिंह। कौन थे? महाराज संग्राम सिंह। राजस्थान विधानसभा में प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराज संग्राम सिंह। प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? लाल सिंह सत्तावत। प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तारा भंडारी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? सुमित्रा सिंह। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? लाल सिंह सत्तावत। और प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन है? तारा भंडारी। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं, फैक्ट है, रटने हैं कि पहला कौन है? नरोत्तम लाल जोशी। वर्तमान कौन है? वासुदेव देवनानी। पहली महिला कौन थी? सुमित्रा सिंह। उपाध्यक्ष पहली महिला कौन थी? तारा भंडारी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराज संग्राम सिंह। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराज संग्राम सिंह। कौन थे? महाराज संग्राम सिंह। अच्छा, बात करते हैं वर्तमान विधानसभा की। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सब जानते हैं, वासुदेव देवनानी जी, भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, 16वीं विधानसभा में। वर्तमान में कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा। 16वीं विधानसभा। अच्छा, ये अजमेर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? अजमेर से। खैर वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो कि वासुदेव देवनानी। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ। ठीक है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी जी। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराज संग्राम सिंह। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराज संग्राम सिंह। वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ। प्रथम कौन थे? महाराज संग्राम सिंह। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? सुमित्रा सिंह। सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? रामनिवास मिर्धा का। सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा? रामनिवास मिर्धा जी का, क्योंकि लगातार 2 बार चुने गए, 1957 से 1962 और 1962 से 1967। ठीक है। अच्छा, न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा? समर्थलाल मीणा जी का। किसका रहा? समर्थलाल मीणा जी का। ठीक है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराज संग्राम सिंह। प्रथम महिला उपाध्यक्षा कौन थी? तारा भंडारी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। ठीक है, तो राज्य विधान, आज अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। राज्य विधानमंडल के बारे में कुछ बचा है जो अपन आगे क्लासों में पढ़ लेंगे। और हमारे नए प्लेटफॉर्म LNT से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार हम पे बनाए रखें। धन्यवाद।